युवा पीढ़ी से ये कहना चाहता हूँ कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना अब कम कर दे। कहना चाहूँगा कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना अब कम कर दे। यार मेरे जिंदा है तू, अपनी ज़िंदगी की नाक में दम कर दे। तो ज़िंदगी को नमस्कार, आप देख रहे हैं द ट्रैवल पोस्ट, लोक संवेदना दस्तक का डिजिटल मीडिया। आज हम बात कर रहे हैं कन्हैया पिपलोदिया जी से। वो शिक्षा के क्षेत्र में आज उन्होंने इस तरह से अपना मुकाम हासिल किया है जो कि एक प्रेरणा के, आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बने हुए हैं। उन्हीं के जन्मदिन के विशेष संवाद हम आज कर रहे हैं उनके जन्मदिन पे। पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी धन्यवाद सर, आपके जन्मदिन पर विशेष संवाद हम लोग करते हैं सभी। हम चाहते हैं कि ऐसी प्रतिभा से समाज के जो गरीब वंचित वर्ग जो क्षेत्र से आने वाले आते हैं और वो आगे चल के एक मुकाम पर पहुंचते हैं, अपनी काबिलियत को सिद्ध करने के लिए वो अपने तन मन धन और कहते हैं ना कि जो शुरुआती दौर से संघर्ष करते हुए आगे तक बढ़ते हैं, उसी के लिए हम संवाद करते हैं ताकि आने वाली युवा पीढ़ी को, शिक्षित जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी प्रेरणा मिल सके। इसी दौर में आपसे भी हम जानना चाहेंगे, आप पहले तो आपका अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम कन्हैया पिपलादिया। मैं यहाँ खाते गांव के पास में एक छोटा सा गांव भीलखेड़ी में निवासरत रहा हूँ। मेरे जो प्रारंभिक शिक्षा जो रही गांव में रही, वहाँ पर जो भी छोटा सा परिवार, एक मजदूर और मजबूर परिवार में जन्म लिया और घर वालों की मेहनत से, माता पिता की मेहनत से मैं धीरे धीरे पढ़ाई कर कर के नवोदय विद्यालय में मेरा सिलेक्शन हुआ और नवोदय विद्यालय में मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा। और वहाँ से पास आउट होने के बाद एक हॉस्टल लाइफ में कैसे जीवन बीतता है मैंने उसका पूरा अनुभव लिया और हॉस्टल लाइफ में ही मैंने बहुत कुछ सीखा है। एक 12th पास आउट होने के बाद जब मैं बाहर आया नवोदय विद्यालय से, तो वाकई में दुनिया के लिए मैं एक समझ नहीं पा रहा था कि बाहर की दुनिया कैसी होती है। लेकिन धीरे धीरे जब ज़रूरत लगती है तो व्यक्ति सब कुछ सीख जाता है। वही मेरे साथ हुआ। मैंने मेहनत करी। पिताजी बचपन में ही कारणवश उनका देहांत हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने मेरी पढ़ाई को जारी रखा और पढ़ाई करते करते, धीरे धीरे काम करते करते, मेहनत कर कर मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी की। छोटा छोटा जॉब जो भी मिलता गया, मैं छोटे छोटे जॉब को करता गया ताकि अपनी पढ़ाई को जारी रख सकूं, घर का भी थोड़ा ख्याल रख सकूं। ऐसे ही निरंतर प्रतिदिन प्रतिपल मेरा निरंतर जो प्रगति होती है, थोड़ा किस्मत ने भी साथ दिया और मेहनत भरपूर रही और आज मैं अच्छे मुकाम पर हूँ। आने वाली जो युवा पीढ़ी है जो पढ़ाई के दौरान कभी कभी क्या नर्वस होकर पीछे चले जाते हैं, कहीं पढ़ाई छोड़ देते हैं, किसी कारणवश कहीं ना कहीं समस्या बनी रहती है। तो ऐसे जो पढ़ाई के दौरान जो कभी आगे बढ़ते हैं लेकिन वो नर्वस होकर पीछे आ जाते हैं, ऐसे बच्चों को आप क्या प्रेरणा देंगे? अगर नर्वस हो जाते हैं बच्चे तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि कभी भी हताश होकर के नहीं बैठना चाहिए, निरंतर प्रयास जारी रखना चाहिए। कहा जाता है कि चाबी का जो गुच्छा होता है उसकी अंतिम चाबी तक हमें प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कि अंतिम चाबी भी उस ताले को खोल सकती है। तो ऐसे ही प्रयास निरंतर जारी रहना चाहिए सभी का और हतोत्साहित न होकर के अपनी मेहनत जारी रखें तो निश्चित तौर पर सफलता के पायदान पर पहुंचा जा सकता है। जो आपने संघर्ष किया उस दौरान क्या स्थिति को देखते हुए और भी ऐसे आपके सहपाठी होंगे, आपके ऐसे मित्र होंगे जो कि कहते हैं ना एक मुकाम हासिल करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ लोगों को भी आपने कुछ शिक्षा दी होगी? हाँ जी, ऐसा दौर भी मेरे सामने आया और कई मेरे साथी ऐसे हैं जो अच्छी पोस्ट पर है। मेरे क्लासमेट्स भी बहुत सारे अच्छी पोस्ट पर है और ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ जिन्होंने कड़ी मेहनत करके एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि मेहनत ही सफलता की चाबी होती है। अच्छा, इस जो एजुकेशन हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा में जो माता पिता है, पालक है, उनका क्या रोल रहता है? आप भी देखते हैं कि ग्रामीण परिवेश जो दूरस्थ अंचल में हम देखते हैं कि शिक्षा को लेकर जागरूकता कम दिखाई देती है। तो इसके लिए आप पालक माता पिता को क्या कहना चाहिए? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भी पालक कमाते हैं तो अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, मगर मेरा कहना ये है कि कमा करके पूंजी न बनाते हुए उन्हें शिक्षित बना दिया जाए। अगर बच्चे शिक्षित बन गए तो वो बहुत कुछ कमा सकते हैं। अगर बच्चों को पूर्ण रूप से शिक्षा दी जाए, चाहे उनके लिए पूंजी इकट्ठी न की जाए, अगर शिक्षा पूर्ण हो जाएगी तो पूंजी अपने आप इकट्ठी कर ली जाएगी बच्चों के द्वारा।
कहते हैं सरकारी स्कूल सरकारी से जो वैकेंसी निकलती है सरकारी नौकरी के लिए ज़्यादातर उम्मीद लगाए बैठते हैं लोग। तो अगर सरकारी नौकरी नहीं निकलती है या कारणवश नहीं सिलेक्ट हो पाते हैं तो उनके लिए क्या आप क्या कहना हाँ चाहते हैं? जी उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर निरंतर प्रयास जारी रखने के बाद भी शासकीय सर्विस में अगर चयन नहीं होता है तो निराश नहीं होना है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है जिससे अपनी लाइफ को सफलतापूर्वक जिया जा सकता है। जैसे कि अभी भारत में निजीकरण की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर शासकीय नौकरियां तो कम होना ही है, तो हमें शासकीय नौकरी की तरफ नज़र न डालते हुए प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा पायदान पाया जा सकता है। अच्छा, अब और सुनने में आया है कि आप समाज संचालन भी अच्छा करते हैं, तो ये संचालन का जो करने का काम है आपका, ये रुचि कैसे बढ़ी? जी संचालन करता हूँ, सामाजिक कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में जब भी मुझे मौका दिया जाता है मैं पूर्ण रूप से उस जिम्मेदारी को निभाता हूँ। और ये प्रेरणा मुझे मिली है, मैं कुछ कार्यक्रम में गया और कुछ कार्यक्रम में मैंने देखा कि एक कार्यक्रम ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी लोग एकत्रित होकर के बात को पूरी तरह एक बार में सुन सकते हैं। तो मैं अपनी बात से लोगों को जागरूक करना चाहता हूं और संचालन के द्वारा एक साथ में हज़ारों लोगों को कानों तक अपनी बात को पहुंचाया जा सकता है। कार्यक्रम को अपने शब्दों के माध्यम से बांध करके पब्लिक का मनोरंजन भी कराया जा सकता है, पब्लिक का मनोबल भी बढ़ाया जा सकता है और पब्लिक को हमारे समाज में क्या क्या बुराइयां फैली हुई है, क्या क्या कमियां हैं, उन सारी चीज़ों से अवगत कराते हुए उन बुराइयों से दूर किया जा सकता है। तो एक और सवाल है, जो गांव दूरस्थ अंचल है, गांव क्षेत्र है, जो देखते हैं आप भी, तो उन जो क्षेत्रों में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए जो पढ़ाई, क्या कभी कभी अभी ये देखने में मिलता है कि बच्चे पढ़ाई में बहुत कम रुचि रखते हैं और फिर सपोर्ट नहीं मिल पाता है माँ बाप पालकों का, वो भी इतना क्या ध्यान नहीं देते एजुकेशन को लेके। तो उन लोगों को कैसे शिक्षा से जोड़ा जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल की ओर जाए बच्चे? तो उसके लिए क्या प्रयास, जैसे सामाजिक संगठन हो गए, समाज के कुछ कार्यकर्ता हो गए या आप जैसे मोटिवेटर हो गए, तो उनको क्या पहल करना चाहिए? जी, जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण अंचल में देखा जाता है कि जो गरीब परिवार जो निवासरत होते हैं उनके लिए सबसे मुश्किल होता है। आज के समय में शिक्षा बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है और इस महंगाई के दौर में छोटे गरीब परिवार उस एजुकेशन को उसका एफर्ट नहीं कर सकते, उसका खर्च नहीं उठा सकते। उस कंडीशन में मैं बच्चों से और जो युवा पीढ़ी है उनसे कहना चाहूँगा कि आप खुद थोड़ी मेहनत करें और अपना कमाया हुआ अपने ही पढ़ाई में खर्च करें। थोड़ा सा अपना परिवार से हेल्प ले, थोड़ी सी अपन खुद मेहनत करें। ऐसा करके हम धीरे धीरे करके कड़ी दर कड़ी, जब देखा जाता है हम अगर कोशिश करते हैं तो ऊपर वाला भी हमारी मदद पूर्ण रूप से मदद करता है। अगर हम खुद ही कोशिश नहीं करेंगे तो कोई हमारी मदद करने वाला नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले हमारे अंतरात्मा से, मन से हमें कोशिश करनी होगी, तभी हम सफलता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आज के समय में गाँवों में या फिर युवा पीढ़ी को जब देखता हूँ कि कोई सोशल मीडिया में दिन भर समय बर्बाद कर रहा है, तो कोई नशे की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है, मगर इन चीज़ों से अगर बचा जा सकता है तो निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। ये जो शिक्षा में नौकरी ही नहीं है तो इसके अलावा जो क्या विकल्प की ओर जाना चाहिए? पढ़ने के साथ साथ में क्या विकल्प, जो कम पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको क्या, कौन सा विकल्प? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है जी। अगर नौकरी के लिए ही अगर काम करेंगे तो हम सिर्फ नौकर तक सीमित रह जाएंगे। नौकरी के लिए काम नहीं करना है, हमें मालिक बनने तक की सोच रखनी है। हमें निजी स्तर पर हमारे खुद का एक बिजनेस डेवलप करने की सोच रखनी चाहिए, क्योंकि अगर नौकरी के लिए अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम एक छोटा सा नौकर बन के हमारा जीवन समाप्त कर लेंगे। मैं तो ये चाहता हूँ, युवाओं को ये मनोबल बढ़ाना चाहता हूँ कि आप नौकर नहीं मालिक बने। अपने अंदर इतनी एनर्जी है, उस एनर्जी का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। एनर्जी का अगर उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर हम बिजनेस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और मेरी तरफ से यही प्रेरणा है कि आप नौकरी के लिए कोशिश नहीं करें। नौकरी एक अंतिम विकल्प है, उससे पहले बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिससे हम मालिक भी बन सकते हैं। आपके जन्मदिन पे सभी आपके शुभचिंतक मित्रों के द्वारा बहुत बधाई दी जा रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जन्मदिन तो एक बहाना है। जन्मदिन के अवसर पर मेरे विद्यार्थी और मेरा स्टाफ
मेरे सभी फ्रेंड सर्कल, साथ ही साथ मेरे समाज के वरिष्ठ जन, सभी परिचित लोगों ने, जिनसे मुझे प्रेरणा हमेशा से मिलती आई, सभी लोगों ने मिलकर मेरा जन्मदिन धूमधाम से मनाया। एक जन्मदिन तो एक छोटी सी बात है, एक खुशी मनाने का एक छोटा सा एक बहाना है, क्योंकि जन्मदिन मनाना नहीं मनाना ये सबकी अलग अलग सोच रहती है। मेरा मानना ये है कि ज़िंदगी को भरपूर मज़े से जीना चाहिए। मैं युवा पीढ़ी से ये कहना चाहता हूँ कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना अब कम कर दे। कहना चाहूँगा कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना अब कम कर दे। यार मेरे जिंदा है, तू अपनी ज़िंदगी की नाक में दम कर दे। तो ज़िंदगी को खुशहाल होकर जीना चाहिए, खुशी से जीना चाहिए। इसलिए जन्मदिन मनाने की परंपरा चली है, तो हम भी उसमें शामिल है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए आपने क्या एक छोटी सी कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कही है। पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो इस तरह से जो दिशाहीन हो जाते हैं कभी कभी नर्वस होके, तो उन लोगों को मोटिवेट करने का आप लगातार काम करते हैं। इसी के साथ हमारे मीडिया टीम और हमारे जो शुभचिंतक आपके जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके माध्यम से भी आपको जन्मदिन की पुनः बहुत बहुत बधाई। ये थे हमारे साथ कन्हैया पिपलोदिया, जो कि एक मध्यम वर्ग से एक वंचित कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर आज अपने प्रयास को लगातार बढ़ाते हुए, संघर्ष लगातार जारी रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में आज वो इस काबिल बने हैं कि वो आज खुद एक मोटिवेटर है, बच्चों को प्रेरणा देते हैं और संचालन करते हैं, और इसी तरह से वो आगे भी लगातार बने रहेंगे। और इसी के साथ आप क्या आगे का क्या योजना है, अब बताएं मुझे। थोड़ा सा प्लान है कि आप इस क्षेत्र में तो कर ही रहे हैं, लेकिन आखिरी जो संदेश है हमारा कि आगे आप किस दिशा में आप आगे बढ़ते रहना चाहते हैं? जी, मेरी जो अभी लाइन है शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ी हुई है, और शिक्षा के क्षेत्र में जब एमपी स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड, ये दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। जब सेंट्रल बोर्ड में कहीं कहीं पर मेरी एग्ज़ाम में ड्यूटी लगती है या रीजनल ऑफिस में कभी जाना होता है, तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है, क्योंकि मैं सीबीएसई से ही पढ़ा हूँ, नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ, तो निश्चित तौर पर मुझे उसकी बेसिक नॉलेज तो पहले से ही था। और अभी मैं समाज की सेवा करना चाहता हूं, और समाज की सेवा करने के लिए थोड़ा सा सक्षम तो होना ही पड़ता है। तो निरंतर मैं इस लाइन को जारी रखना चाहता हूं, शिक्षा की लाइन हमेशा बढ़ती रहे। और एक चीज़ मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि अगर हमें आगे बढ़ना है, प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन के दौर में हमारे साइड में जो प्रतिस्पर्धी है उसकी लाइन को कभी भी छोटी नहीं करें। अगर हमें आगे निकलना है तो उसकी लाइन को छोटी करने की बजाय हम हमारी लाइन को और आगे बढ़ा लें, तो निश्चित तौर पर हम उससे आगे हो जाएंगे। इसलिए कभी किसी को विरोध न करते हुए हम खुद का डेवलप करें, अपनी सोच को बढ़ाएं, अपनी समझ को बढ़ाएं और निरंतर मेहनत करते रहें। यही मेरा संदेश है। आप इस ओहदे पर पहुँचे हो, इस सफलता का श्रेय आप किन्हें देना चाहते हैं? जी, सफलता का श्रेय देने के लिए तो बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है, क्योंकि आज भी मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं निश्चित तौर पे सभी मेरा ख्याल रखते हैं, मेरे हितैषी लोग हैं। और साथ में शुरुआत में जब मैं छोटा सा था तो मेरे पिताजी, जिन्होंने उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया, धीरे धीरे लिखना सिखाया, और आज वो इस दुनिया में नहीं है। उनके बाद में मेरी माँ ने मेहनत मजदूरी करके मुझे मेरी पढ़ाई को जारी रखा। नवोदय विद्यालय में भी मेरे गुरुजी कई आए हैं जिन्हें मैं बार बार प्रणाम करूंगा। उनके साथ ही सुरेश चंद्र शर्मा सर हैं, जिन्होंने निश्चित तौर पे मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन लाए हैं। और जब नवोदय से मैं पास आउट हुआ तो आशीष जी बाथोले सर मिले, उन्होंने मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाए। और एक पेंसिल चलाने वाले बालक को ग्रीन पेन चलाने वाला प्रिंसिपल तक बनाया। तो निश्चित तौर पे सफलता का श्रेय मैं गुरुजनों को देना चाहूँगा। और आगे भी मेरे साथियों से, समाज के वरिष्ठ जनों से मैं यही आशा रखूँगा कि प्रतिपल मेरा इसी प्रकार ख्याल रखे और प्रेम प्यार स्नेह बनाए रखे। तो क्या बात कही है। एक किसी का बुराई ना करते हुए, किसी के बारे में गलत ना सोचते हुए, किसी को छोटा ना करते हुए आप लगातार आगे बढ़ते रहें और अपने काम पे, अपने उद्देश्य और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए निरंतर प्रयास करते रहें। एक दिन निश्चित सफलता मिलेगी। इसी तरह बने रहें आप हमारे चैनल पे। नमस्कार।